पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में दक्षिणेश्वर काली मंदिर जाकर माता का आशीर्वाद लेंगे। अब से कुछ देर में दक्षिणेश्वर काली मंदिर का दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी हावड़ा में बेलूर मठ भी जाएंगे। बेलूर मठ में ही रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर और बेलूर मठ के बाद प्रधानमंत्री मोदी वर्धमान जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्धमान के बर्नपुर में बने स्टील प्लांट को देश को समर्पित करेंगे। स्टील प्लांट को देश को समर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्धमान में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में राजभवन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजनों से मुलाकात की। सुभाष चंद्र बोस के पौत्र चंद्र कुमार बोस के मुताबिक जब वो पीएम से मिलने गए तो उन्होंने नेताजी की टोपी पहन रखी थी, जिसे देख प्रधानमंत्री मोदी काफी भावुक हो गए। नेताजी के पौत्र के मुताबिक पीएम ने उनकी टोपी को सलाम किया और उसे सहेज कर रखने की सलाह दी। ये जो टोपी मैं पहना हूँ मेरा पिताजी अमरनाथ बोस हमको दिया गया था। बोला था देखिए इसको अच्छे एकदम रखना है, इसको पहनना नहीं है, स्पेशल ओकेजन में पहनना है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान सुभाष चंद्र बोस के परिजनों ने उनके सामने नेताजी की जासूसी का मामला भी उठाया। नेताजी के परिजनों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने उन्हें दिल्ली आकर मामले पर विस्तार से अपनी बात रखने को कहा। कोलकाता पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपने बीमार गुरु स्वामी आत्मस्थानंद महाराज को भी देखने पहुंचे। रामकृष्ण मिशन के प्रमुख स्वामी आत्मस्थानंद को मोदी अपना गुरु मानते हैं। रामकृष्ण मिशन के सचिव के मुताबिक मोदी ने 96 साल के अपने गुरु के चरण स्पर्श किए और उनसे आशीर्वाद लिया। रामकृष्ण मिशन के अधिकारियों के मुताबिक दोनों ने गुजराती में बात की और एक दूसरे का हालचाल पूछा। उनसे मोदी जी के साथ उन्होंने बात किए हैं और उनको बोले आप केम छो, क्योंकि वो अच्छा गुजराती जानते हैं। प्रेसिडेंट महाराज राजकोट में थे बहुत दिन और बहुत अच्छा गुजराती बोल सकते हैं, तो वो गुजरात में सब पूछे, महाराज गुजराती में ही बोले सारू छे ऐसा बोले हैं। पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को 3 बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कोलकाता में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा और अटल पेंशन योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि गरीबों को सहारा नहीं, शक्ति की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोच, कार्यकलाप और तौर तरीकों में बदलावों से गरीबों का भला होगा। और मेरा विश्वास है गरीबों को सहारा नहीं चाहिए, हमें हमारी सोच बदलनी होगी, हमारे कार्यकलाप बदलने होंगे, हमारे तौर तरीके बदलने होंगे। गरीबों को सहारा नहीं चाहिए, गरीबों को शक्ति चाहिए। शनिवार को केंद्र सरकार ने एक साथ 115 जगहों पर 3 अहम योजनाएं लॉन्च की। मुंबई में जहां वित्त मंत्री अरुण जेटली ने योजना का शुभारंभ किया, तो वहीं लखनऊ में गृह मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में सरकार ने तीनों योजनाएं लॉन्च की। भोपाल में केंद्र सरकार की ओर से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इन योजनाओं को लॉन्च किया। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार आपके साथ है। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत आज देश के सभी नागरिक आर्थिक सुरक्षा के ढांचे में सम्मिलित होंगे। भगत सिंह को लेकर महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी के बयान पर जालंधर में कई संगठनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने पुलिस कमिश्नर के दफ्तर जाकर तुषार गांधी के खिलाफ लिखित में शिकायत दी और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। दिल्ली में अब यमुना को गंदा करने वालों पर जुर्माना लगेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि दिल्ली में रहने वाले सभी लोगों को यमुना की सफाई के लिए एक तय राशि भी देनी होगी। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा है कि यमुना में गंदगी फैलाने वालों पर अब 100 रुपए से 500 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। दिल्ली में बीती रात अज्ञात हमलावरों ने वेलकम फ्लाईओवर के पास एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। 50 साल का मृतक सुरेश भजनपुरा में वाइन शॉप में काम करता था। बताया जा रहा है कि स्कूटर से घर लौट रहे सुरेश को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी और उसका बैग लेकर फरार हो गए। हैरानी की बात यह है कि जिस जगह ये वारदात हुई वहां से पुलिस स्टेशन कुछ ही दूरी पर है।
दिल्ली में बीती रात एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर दिखा। पृथ्वीराज रोड पर बेकाबू I-20 कार संतुलन खोकर डिवाइडर पर जा चढ़ी। दुर्घटना के बाद कार में सवार सभी युवक अपनी गाड़ी छोड़ मौके से फरार हो गए। पुलिस को शक है कि कार में सवार सभी लोग नशे में थे। मुंबई के कालबा देवी इलाके में शनिवार शाम एक इमारत में लगी आग में 2 दमकल अधिकारियों की मौत हो गई। इस हादसे में दमकल विभाग के 2 अधिकारी भी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में मरने वाले अधिकारियों के नाम SW राणे और MN देसाई है। 4 मंजिला इमारत में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल की 15 से 20 गाड़ियां भेजी गई थी, लेकिन सकरे रास्ते होने की वजह से दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे में इमारत में रहने वाले लोगों को समय रहते बचा लिया गया। मध्य प्रदेश के भिंड में कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री के भांजे पर अपने साथियों के साथ मिलकर टोल प्लाजा के कर्मचारियों से मारपीट का आरोप लगा है। आरोप है कि लहार में कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री रहे गोविंद सिंह के भांजे राहुल भदौरिया ने बरेठा टोल प्लाजा पर टोल मांगने पर जमकर हंगामा किया और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर टोल कर्मियों के साथ मारपीट भी की। टोल कर्मियों की शिकायत के बाद पुलिस ने विधायक के भांजे और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शनिवार को जयपुर आगरा हाईवे पर सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक युवक जब एक बस में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान वो नीचे गिर पड़ा, जिसके बाद उसे सड़क पर जा रहे वाहनों ने कुचल डाला। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। दिल्ली के सराय रोहिल्ला इलाके में पुलिस ने शनिवार को अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त किया। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। पुलिस के मुताबिक ट्रक पर 8000 से ज्यादा शराब की बोतलें लदी थी और सभी हरियाणा मेड थी। हरियाणा के करनाल में स्थायी नौकरी की मांग को लेकर शिक्षकों ने सामूहिक मुंडन कराकर खट्टर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। 2 दिनों से करनाल में हुड्डा ग्राउंड में धरने पर बैठे शिक्षक अपने लिए स्थायी नौकरी की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी शिक्षकों का कहना है कि खट्टर सरकार के 2 मंत्रियों ने उन्हें पक्की नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन अब सरकार अपने वादे से मुकर रही है। बिहार के सहरसा में अस्थायी शिक्षकों ने समान वेतन की मांग को लेकर अनोखे अंदाज में धरना प्रदर्शन किया। जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय पर पहुंचे अस्थायी शिक्षकों ने थाली पीट कर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। प्रदर्शन कर रहे अस्थायी शिक्षकों ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर 15 जून तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो फिर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में रेप में नाकाम रहने पर दरिंदों ने 10वीं की छात्रा को जिंदा जला डाला। 90% जल चुकी लड़की को इलाज के लिए दिल्ली के LNJP अस्पताल लाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घर वालों के मुताबिक जब लड़की घर पर अकेली थी तभी गांव के 2 लड़के वहां आ धमके और उसके साथ रेप की कोशिश की। लड़की ने जब रेप का विरोध किया तो दरिंदों ने उस पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। घर वालों ने इस वारदात में पड़ोस में रहने वाले एक दंपति के भी शामिल होने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज की छात्राओं ने वहां के प्रिंसिपल और कुछ कर्मचारियों पर अश्लीलता का आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। नाराज छात्राओं ने GD रोड पर 3 घंटे तक जाम लगाकर कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज प्रिंसिपल ने बिजली चोरी के नाम पर गर्ल्स हॉस्टल में छापेमारी की और उनके साथ अश्लील बर्ताव किया। उधर प्रिंसिपल का कहना है कि हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं को हीटर जलाकर खाना बनाते पकड़ा गया था। यूपी के कौशाम्बी जिले के DM ने जनता की शिकायतों को नजरअंदाज करने पर SP ADM समेत 43 अफसरों को CRPC की धारा 107/116 में पाबंद कर दिया। जिले के DM ने कानून व्यवस्था भंग होने की आशंका के मद्देनजर इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। शांति भंग की आशंका में पाबंद होने के बाद अब इन अफसरों को 1-1 लाख रुपए का बॉन्ड भरकर अदालत से जमानत करानी होगी। राजस्थान सरकार बाघ T24 उस्ताद को रणथंभौर नेशनल पार्क से वापस चिड़ियाघर भेजने की तैयारी कर रही है। बाघ T24 ने शुक्रवार को एक वनकर्मी को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद उसे जू भेजने का फैसला लिया गया है। 9 साल का बाघ T24 अब तक 8 लोगों पर जानलेवा हमला कर चुका है, जिसमें 4 की मौत हो चुकी है।
झारखंड पुलिस पर कई निर्दोष ग्रामीणों को नक्सल बताकर उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करने का आरोप लगा। रांची से सटे नामकुम इलाके के पास बसे ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने नक्सलियों के साथ 4 साल पहले मुठभेड़ की हुई एक घटना में कई लोगों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए हैं। आईपीएल में कल पंजाब को हराकर कोलकाता अंक तालिका में पहले पायदान पर पहुंच गई। शनिवार को ईडन गार्डन में हुए रोमांचक मुकाबले में कोलकाता ने पंजाब को 1 विकेट से हरा दिया। किंग्स 11 पंजाब ने शाहरुख की टीम के सामने जीत के लिए 184 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे कोलकाता ने 1 गेंद रहते हासिल कर लिया। कोलकाता की जीत के हीरो रहे आंद्रे रसेल, जिन्होंने 21 गेंदों पर 51 रनों की तूफानी पारी खेली। रसेल ने अपनी धुआंधार पारी में 5 चौके और 4 छक्के जड़े। पंजाब की ओर से मैक्सवेल ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए। पंजाब पर जीत के साथ ही 15 अंक हासिल कर कोलकाता अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गया। पंजाब 4 अंकों के साथ अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पर है। आईपीएल में दिल्ली की हार का सिलसिला जारी है। शनिवार को रायपुर में हुए मुकाबले में हैदराबाद ने दिल्ली को 6 रन से हरा दिया। हैदराबाद ने दिल्ली के सामने जीत के लिए 164 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन दिल्ली की टीम 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 157 रन ही बना सकी। आज आईपीएल में 2 अहम मुकाबले हैं। मुंबई जहां अपने घर में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से भिड़ेगी, वहीं चेन्नई में दूसरे मुकाबले में धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स का राजस्थान रॉयल्स से मुकाबला है। चेन्नई 11 मैचों में 7 मैच जीतकर जहां अंक तालिका में दूसरे नंबर पर है, वहीं राजस्थान 12 मैचों में 6 जीत हासिल कर तीसरे नंबर पर है। शाहरुख की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अच्छी खबर है। बीसीसीआई ने फिरकी गेंदबाज सुनील नरेन को फिर से गेंदबाजी करने की मंजूरी दे दी है, लेकिन बीसीसीआई ने साथ में उन्हें आखिरी चेतावनी भी दी है। बीसीसीआई ने कहा है कि अगर सुनील नरेन के खिलाफ संदिग्ध गेंदबाजी की शिकायत आती है तो मौजूदा आईपीएल में उनकी गेंदबाजी पर हमेशा के लिए बैन लग जाएगा। शनिवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख शहरयार खान को इमिग्रेशन अधिकारियों ने कोलकाता एयरपोर्ट पर रोक लिया। शहरयार खान बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया से मुलाकात करने के लिए सीधे ढाका से कोलकाता पहुंचे थे। इमिग्रेशन अधिकारियों के मुताबिक शहरयार खान पाकिस्तानी पासपोर्ट और वीजा के साथ सिर्फ दिल्ली के रास्ते भारत में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन बाद में गृह मंत्रालय के दखल के बाद उन्हें शहर में प्रवेश करने दिया गया। पीसीबी के मुखिया भारत पाकिस्तान सीरीज को लेकर आज बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया के साथ मुलाकात करेंगे। हिट एंड रन केस में फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद अभिनेता सलमान खान एक बार फिर से अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए तैयार है। सलमान अपनी आने वाली फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग के लिए आज श्रीनगर रवाना हो सकते हैं। अभिनेता गोविंदा ने शनिवार को शिरडी के साईं बाबा दरबार में पहुंचकर अपनी आने वाली फिल्म अभियान चक्र की कामयाबी के लिए दुआ मांगी। इस मौके पर गोविंदा के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। बहुत समय बाद मेरी चित्रपट मेरे 5 साल फिल्म लगी नहीं और अब बहुत समय बाद कंप्लीट हुई है। तो बाबा से प्रार्थना है कि सब अच्छे से हो। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल अब बॉलीवुड में अपने लिखे गीतों से धमाल मचाने को तैयार है। शनिवार को दिल्ली में जब फिल्म जैनब सेलिब्रेशन ऑफ ह्यूमैनिटी की घोषणा हुई तो सिब्बल काफी उत्साहित नजर आए। कपिल सिब्बल ने इस फिल्म में 5 गाने लिखे हैं। मेरा एक डुएट आ चुका है ऑलरेडी और अभी मैंने एक पीछे मैं और रहमान साहब ने एल्बम लॉन्च की है रौनक, और लेकिन ये पहली मूवी है जिसमें सारे गीत जो हैं वो मेरे हैं। स्पेन में मिलिट्री कार्गो विमान क्रैश होने पर वहां के प्रधानमंत्री ने एयरबस कंपनी से सफाई मांगी है। स्पेन के प्रधानमंत्री मारियानो राजोय ने कहा है कि स्पेन और यूरोपियन यूनियन के लिए जानना जरूरी है कि हादसे के पीछे सच्चाई क्या है। स्पेन के सेविल में हुए विमान हादसे में 4 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में तेज आंधी के खतरे को देखते हुए लोगों को चेतावनी जारी की गई है। मियामी स्थित नेशनल हरिकेन सेंटर ने कहा है कि तूफान अना 95 किलोमीटर की रफ्तार में आगे बढ़ रहा है। अधिकारियों ने लोगों को समुद्र तटों से दूर रहने की सलाह दी है। क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्त्रो की बेटी ने हवाना में समलैंगिकों की सामूहिक शादी का आयोजन कराया। समलैंगिकों के अधिकारों के लिए मुहिम चलाने वाली राष्ट्रपति की बेटी मैरिएला कास्त्रो ने इस मौके को ऐतिहासिक करार दिया।